सिंधु घाटी की सभ्यता 8,000 साल पहले की एक असाधारण दुनिया को बताती है। अगर दुनिया में कोई ऐसी सभ्यता थी जो कि 8,000 साल पहले आधुनिक सभ्यता के लिए इंसाइट प्रदान कर रहे हैं। आज हम दुनिया में जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की चीजें देखते हैं, इकोनॉमिक्स की चीजें देखते हैं। ये सारी चीजें अगर 8,000 साल पहले किसी सभ्यता में पहले ही चीजें शुरू हो जाएं तो हम सबके लिए बड़े आश्चर्य का विषय है। और ये चीजें शुरू हुई हमारी धरती पे, सिंधु घाटी के किनारे। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इस सभ्यता की खोज की कहानी कैसे शुरू हुई, पहले इसको देखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को करेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़कर आपकी परीक्षा में आ रहा है। यूपीएससी 2014 का यह सवाल देखिए, पढ़िए जरा, आपके स्क्रीन पे है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना और संस्कृति ने किस हद तक वर्तमान शहरीकरण को दिशा प्रदान किया है, चर्चा करिए। मतलब 8,000 साल पहले जो अर्बनाइजेशन था, जो कल्चर था, वो आज के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करना है। मतलब आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और करंट इकोनॉमिक्स तीनों चीजें एक साथ एक सवाल में पूछी गई हैं, और भी प्रथम प्रश्न पत्र में। एक सवाल और देखिए जो 1996 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो ये नगर नियोजन, ये भी अर्बनाइजेशन की बात करता है। और अगर आप इसमें एक लाइन आधुनिक जो अर्बनाइजेशन के लिए इंसाइट्स है उसको लिखेंगे तो उससे आपकी काफी अच्छी होगी। तो चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं कि कब ये शुरुआत हुई। 1826 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सोल्जर थे, जेम्स लुइस यानी, और इनका नाम था चार्ल्स मेसन। मेसन साहब जो थे, ये पुराने सिक्के इकट्ठा इकट्ठा करने का इनको शौक था। और अपने इसी शौक की वजह से इन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी। फौज की नौकरी छोड़कर ये पंजाब में जाके घूमने लगे, पंजाब का इलाके में। उसमें भारत और पाकिस्तान ये और अफगानिस्तान, ये सारा इलाका जो है सम्मिलित इलाका था। तो ये जाके पंजाब के इलाके में घूमने लगे और वहां पर खुदाई करने लगे। और वहां उनको ढेर सारे पुराने सिक्के मिले, मिस्टर मिशन को। उसके बाद ये मिस्टर मिशन 1829 में मॉन्टगोमरी पहुंचे। मॉन्टगोमरी ये पंजाब का साहिवाल जिले का इलाका है। तो सबसे पहले अगर किसी ने जानकारी दी तो मिस्टर चार्ल्स मिशन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी, क्योंकि उस समय उनको हड़प्पा के टीले की जानकारी यहां मिल गई थी, पाकिस्तान के इस इलाके में। और वहीं पर मोंटगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को कुछ नगर के अवशेष दिखाई दिए। तो इस बारे में वहां उन्होंने लोगों से बात किया। बात करने पर भी लोगों को पता नहीं था कि क्या चीज है। तो उस समय तो चीजें स्पष्ट नहीं थी, न ही उतनी टेक्नोलॉजी थी, और न ही उतना उनके पास उतने रिसोर्सेस थे कि वो चीजों को और उसका उत्खनन कर सकें। तो वहां से वो इंग्लैंड वापस आ गए, और इंग्लैंड आकर उन्होंने ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिखी। आइए जरा मैं इस इलाके को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको मैप में। ये देखिए मोहनजोदड़ो का इलाका है, चानूदड़ो, ये सारे इलाके सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाते हैं। ये जो त्रिभुजाकार इलाका जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता 8,000 साल पहले की सभ्यता जो है, वो हमारे ही हमारी ही धरती पर, हमारे ही आसपास ये पनपी थी। तो इसके बारे में पढ़ना बड़ा ही रोचक और एक्साइटिंग होता है, सभी के लिए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेसन साहब इंग्लैंड में जाकर उन्होंने एक किताब लिखा, और इस किताब में उन्होंने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में जो उन्होंने भ्रमण किया था उसके बारे में कहानी लिखी। और उसी में उन्होंने हड़प्पा के उस पुराने शहर के बारे में जिक्र किया। उसी समय मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हो रही थी। फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, और फ्रांस के पास रिसोर्सेज काफी थे। तो उस रिसोर्सेज के दम पे उन्होंने, फ्रांसीसी लोगों ने
वहां पे खुदाई करना शुरू किया और मिस्र की सभ्यता का ही पता लगा रहे थे। और यूरोप उस समय दुनिया के अग्रणी कॉन्टिनेंट्स में से एक था, आप सभी को पता है। तो ये खबर पूरे यूरोप में फैल रही थी कि फ्रांसीसी लोग मिस्र की सभ्यता का पता लगा रहे हैं। तो ये जो कल्चर होता है जानने का, पढ़ने का, ये देखने से बड़ी तेजी से फैलता है। तो लोग, अंग्रेजों ने देखा कि फ्रांसीसी लोग मिस्र के बारे में पता लगा रहे हैं, चलो हम भी चीजों के बारे में पता लगा लें। तो उस समय आर्कियोलॉजी का एक नया दौर शुरू हो गया था, 1850 से लेकर 1900 के बीच में। और इसी दौरान बहुत सारी खुदाई हुई, बहुत सारी जानकारियां सभी को मिली। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई। तो इसकी खुदाई कैसे शुरू हुई? 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसके डायरेक्टर बने इलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम साहब हैं और ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में फौजी थे, वहां ऑफिसर थे। और ये भी बड़े अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे कनिंघम साहब। तो इन्होंने जब वहां फ्रांस के लोगों से प्रेरणा पाकर भारत में आसपास के इलाकों में खुदाई करवाना शुरू किया। और मेसन की जो किताब थी, ये इनके लिए बड़ी एक इंस्पायरिंग सोर्स था आर्कियोलॉजी के लेकर। आप कह सकते हैं कि चार्ल्स मेसन को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कह सकते हैं, इस टर्म में कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए लोगों को दिशा दिया। तो मेसन की किताब पढ़कर कनिंघम वहां से हड़प्पा गए और वहां जाकर उन्होंने कुछ बुद्ध स्तूपों की खोज की। तो उनको लगा कि हड़प्पा का जो शहर है ये कोई बौद्ध शहर है, उनको ये बौद्ध शहर लगा। लेकिन फिर उनको यहाँ कुछ मुहर मिली और ये जो मुहर उनको मिली, तो उन्होंने वह कहा कि ये भारत के बाहर से लाई गई ये मुहर थी और ये सभ्यता जो होगी ये थोड़ी पुरानी सभ्यता होगी। और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये तकरीबन 1000 साल पुरानी सभ्यता रही होगी। लेकिन इसी समय 1904 में एक और बड़े महान आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, जॉन मार्शल ने एक भारतीय जो थे श्री दयाराम साहनी, उनको हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा। और श्री दयाराम साहनी की ही प्रयासों की वजह से उन्होंने ये मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। तो ये जो फैक्ट है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, कि हड़प्पा स्थल की जो विधिवत खुदाई हुई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। कैसे हुई उसका बैकग्राउंड मैंने अभी आपको बताया। और उस समय जॉन मार्शल के सहायक के रूप में 1931 में साहनी प्रथम भारतीय बने जिन्हें भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो श्री दयाराम साहनी पर ये जो 3 फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई इन्होंने की, इनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और फिर ये पहले भारतीय बने जिनको भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये यहाँ पे जो तथ्य है मैंने अभी आपको बताया, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पर खुदाई में आप देखिए इस तरह की ईंटें प्राप्त हुई। इस तरह की ईंटें हैं, कोई कह सकता है कि ये 5000 या 6000 साल पुरानी ईंटें हो सकती हैं। ये लगता था कि मुश्किल से कुछ 100 साल पुराना होगा, अधिक से अधिक 200 साल या 250 साल पुराना होगा। और इन ईंटों की गुणवत्ता इतनी ज्यादा थी कि उस समय रेलवे का निर्माण हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपने औद्योगिक हितों को ध्यान में रखकर भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, ये सब आपको बताया जा चुका है। तो ब्रिटिशर्स ने इन ईंटों को रेलवे के निर्माण में लगा दिया। और 1921 के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी पक्की ईंटें जो कि बर्न ब्रिक्स कही जाती हैं, और ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में ही इनकी शुरुआत हुई, ये इतनी साल पुरानी हो सकती हैं। और 6000 साल पुरानी। आप देखिए चित्र में, ये देखकर कितना अद्भुत, ये आप इन्वेंशन कह सकते हैं, अद्भुत आविष्कार कह सकते हैं। हमारी धरती पर इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, अपनी सभ्यता को जाने, आप उसको करंट चीजों से कोरिलेट कर सकें। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि पुरानी जो सभ्यताएं हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं उनको हम आधुनिक चीजों से जोड़ें, अपने लोगों को बताएं और अपने देश को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं। तो इन ईंटों की गुणवत्ता इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग
सी कहानी आपने पढ़ा भी होगा कि जब इसकी खुदाई हो रही थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, तो यहां से ईंटें गायब होने लगी। जब गायब होने लगी, क्यों गायब होने लगी? क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, चूंकि रेलवे का निर्माण उस समय चल रहा था, और भी लोगों को इतनी जबरदस्त ईंटें मिली, तो लोग उनका इस्तेमाल खुद करने लगे, लोग अपने घरों में ले जाने लगे। तो ये लोगों को पता, बाद में पता चला कि भाई लोगों को ये ईंटें इतनी पसंद आ गई हैं कि उनका इस्तेमाल लोग व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर रहे हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन की जानकारी से पहले विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का की जो शुरुआत हुई आर्यों के आगमन से हुई। लेकिन इंडस वैली के आने के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आविष्कार के बाद, उनको जानने के बाद, ये भ्रम सबका दूर हो गया। और ये तथ्य साबित हो गया कि आर्यों के आगमन से हजारों साल पहले ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी, पुष्पित हो चुकी थी। यह अद्भुत सभ्यता, जहां पर इतनी सारी चीजें, इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए, उसके बारे में हम आज सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। अब नगर कैसे निर्माण होता है, नगरों का निर्माण कैसे होता है, ये सब अभी मैं आपको बताऊंगा। ये बस अभी अभी याद करने के लिए है कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ के जो अवशेष मिलते हैं वो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की सोच बहुत विकसित थी। ये लोग पक्के मकान में रहना शुरू कर दिए थे। और चूंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देते हैं। और इसकी खुदाई जो थी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ निशान आप यहाँ देख सकते हैं खुदाई में जो मिल रहे हैं। ये मैंने हड़प्पा.com से ये पिक्चर लिया है। तो पहले देखते हैं कि दुनिया की 4 प्रमुख सभ्यताएं कौन सी थीं, जिनमें एक हमारी थी सिंधु घाटी की सभ्यता। 4 सभ्यताएं थी मिस्र की, मेसोपोटामिया की, सिंधु घाटी की और चीन की। 4 महान सभ्यताएं, उनमें से एक हम भी थे। अब इनका जरा मैप में इनका लोकेशन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। इजिप्ट या मिस्र की जो सभ्यता है, ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद आसपास के जो इलाके हैं उनको भी देख लीजिए, इजराइल या जो भी है। और यहाँ पे आप देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये कहाँ है? जो आधुनिक इराक है, इराक के आसपास, इराक और सीरिया का जो इलाका है, उसके आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। ये भी बड़ी महान सभ्यता थी। उसके बाद ये इंडस नदी के किनारे जो ये सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हमारी सभ्यता, हमारी अपनी सभ्यता, हमें गौरवान्वित करने वाली सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसी फिर आप एक चाइनीज, जो येलो रिवर के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता। तो दुनिया की ये 4 प्रमुख सभ्यताएं थी। ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, वो कभी स्वीकार ही नहीं किए, और आज भी नहीं स्वीकार करते हैं, बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये तो हमारी धरती पर विकसित होने वाली सभ्यता थी, इसलिए हमें तो इसे पढ़ना है, जानना है, और इस ज्ञान को आगे भी बढ़ाना है। और आज भी बहुत सारी खोजें हो रही हैं। अभी यूनेस्को ने पाकिस्तान के इस इलाके में, मोहनजोदड़ो के इलाके में, और भी नई खुदाई की है, और वहां भी नई नई चीजें पता चल रही हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कालक्रम को देखते हैं कि इसका कालक्रम क्या है। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो समय है वो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का है, ये इसका समय देखिएगा। उसका बाद मिस्र की सभ्यता का समय क्या है? 3100 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच का। और जो चीन की जो सभ्यता है, वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का। तो आजकल चीन जो है कुछ गलत खबरों की वजह से चर्चा में है, लेकिन 1500 साल पहले चीन की सभ्यता दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक थी। ये भी हिस्ट्री हमें एक इंसाइट देता है कि आज जो चाइना पूरी दुनिया में एक एग्रेशन दिखा रहा है, 1500 साल पहले, 1600 साल पहले तो दुनिया के लिए वो एक बड़ा, बहुत बड़ा मार्गदर्शक था। ये सब भी चीजें, इतिहास हमें एक दिशा देती हैं इन चीजों को जानने के लिए। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में एक फैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये पश्चिमी इराक में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित जो है वर्तमान इराक का इलाका,
इसी को मेसोपोटामिया कहा जाता था। और इसका जो इलाका है, उत्तर में ब्लैक सी, साउथ में अरबियन सागर, पूरब में कैस्पियन सागर, ईरान का पठार, फारस की खाड़ी तथा पश्चिम में भूमध्य सागर और काला सागर, इनसे घिरा हुआ है। अब इन चीजों को आप मैप में भी देख लीजिए, थोड़ा सा मैप के जरिए थोड़ा चीजों को समझिएगा। ये मेसोपोटामिया का इलाका है, आप देखिए। और ये देखिए लाल सागर है। तो मैप से चीजों को समझिएगा। अब आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालखंड है उनको लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। जो जो अभी स्टेब्लिश फैक्ट है वो उसके अनुसार कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। और ठीक इसी समय मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का भी विकास हुआ। इसी समय मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का भी विकास हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस कालखंड का मतलब यह हुआ कि इस समय सिंधु घाटी की सभ्यता है, इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इधर मिस्र की सभ्यता है, यानी कि इंटरैक्शन हुआ। अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पर, तो ग्लोबलाइजेशन पर अब ये क्वेश्चन क्या आएगा फर्स्ट पेपर में? जो प्राचीन इतिहास का पेपर है आपका, सॉरी, जो हिस्ट्री का पेपर है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी का पेपर है, उसमें इकोनॉमिक्स का क्या इंसाइट आएगा कि भूमंडलीकरण के लिए जो इंसाइट है सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे मिलता है। 8000 साल पहले, 6000 साल पहले ही भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। आज हम पूरी दुनिया में 1990s के बाद जो दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, हमारी धरती पर तो 6000 साल पहले और 8000 साल पहले ही शुरू हो गया था। हमने मेसोपोटामिया के साथ संपर्क किया, मिस्र के साथ संपर्क किया। तो इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि एकदम तथ्यों का जो एकदम भंडार उसको या रटना शुरू कर दें। उसके बजाय जरूरी है कि हम कंसेप्ट को समझें और आज जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसके हिसाब से, चीजों के हिसाब से अपना विजन, अपने लिखने का तरीका और समझने का तरीका हम डेवलप कर रहे हैं। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपर्क है हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता से था और मिस्री सभ्यता से साथ भी था। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान ये सभ्यता विकसित हुई। कांस का मतलब कांसा, जो ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, ये तांबा और टिन का मिश्रण है। चाकोलिथिक एज होता है, कहते हैं इसको। चाको का मतलब होता है कॉपर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आयरन को छोड़कर बाकी सारी मेटल की जानकारी थी, आयरन की जानकारी नहीं थी, बाकी सारी मेटल की जानकारी थी। और कॉपर उसमें सबसे महत्वपूर्ण था, इसीलिए चौकोलिथिक एज उसको कहते हैं, क्योंकि कॉपर का डोमिनेंस था वहां पे। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 3 चरण हैं, उसमें जो पहला चरण है जहां से शुरुआत हुई उसको कहते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। ये हुआ 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व की बात है। लेकिन अब ये जो समय है, अभी जो हरियाणा में भिरडाना की खोज हुई है, उसका जो कालखंड है, उसका जो समय है लगभग 7500 साल पुराना है। मतलब ये समय, ये किताबी कालखंड है 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। अगर भिरडाना को इस वाला फैक्ट स्टेब्लिश हो जाता है और काफी चीजें उसमें आ भी गई हैं। अगर आप मेहरगढ़ की बात करें, ये सब 6000 साल से भी पुरानी है। ये मतलब ये जो है फैक्ट थोड़ा सा गलत हो जाएगा अगर हम आगे उसकी बात करें। तो ये तकरीबन 8000 साल पुराना या 7500 साल पुराना जो अर्ली हड़प्पन स्टेज है उसका जो कालखंड होगा वो ये होगा। अर्ली स्टेज के बाद चीजें मेच्योर होनी शुरू हो जाती हैं। मेच्योर जो फेज है वो है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। और ये मेच्योर इस स्टेज में क्या था, चीजें स्टेब्लिश हो गई थी और नई नई तकनीकियां, नई नई खोजें सामने आ गई थी। उसके बाद पोस्ट हड़प्पन जो कल्चर है इसको माना जाता है जो थर्ड स्टेज है। ये है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कब है? 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व। और इसी जो पोस्ट पीरियड में ही पतन हुआ। तो 3 चीजें हो गई, पहला तो अर्ली स्टेज, सेकेंड मेच्योर फेज, और थर्ड जो है जो पोस्ट पीरियड है वहां से पतन की शुरुआत हुई। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। पर ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कंसेप्ट इन तीनों में जो है उसको समझें। इन तीनों का कालखंड मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया है। प्रारंभिक वाला तो इसमें तो बदलाव
होने की जरूरत है, लेकिन किताबों में अभी भी यही दिया हुआ है। बाकी आप देख लीजिए ठीक से। नेचर ने भी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था कि जो भिरडाना में, हरियाणा का जो भिरडाना है, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले 2014 में मिले थे। और उसके बाद बताया गया कि ये तकरीबन 8,000 साल पुरानी है। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। क्या ये ग्राफ क्या कहता है? देखिए, ये जो प्री हड़प्पन स्टेज है जिसका समय अभी किताब वाला ही लेते हैं, 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, ये फर्स्ट स्टेज है। यहां पर क्या क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक ये स्टेज यहां देखिए। और उसके बाद ये विकास ऊपर होता चलता है, मतलब आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगता है, आपका नेटवर्क ज्यादा होने लगता है, आपके पास ज्यादा स्किल होने लगती है, आपके आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा एजुकेटेड होने लगती है, मैन पावर होने लगता है। आप ये सोचिए कि 5-6 हजार साल पहले अगर ये चीजें होती हैं, बड़ा अद्भुत ये दृश्य रहा होगा। और उसके बाद जो लेट हड़प्पन पीरियड, यहाँ से पतन की शुरुआत होने लगती है। और 1900 से लेकर 1400 के बीच में ये इस पतन, जो लेट हड़प्पन जो पीरियड है, तो इसका जो अंग्रेजी वाला वर्ड है उसको भी याद रखिए। जो प्री हड़प्पन स्टेज है उसको कहते हैं रीजनलाइजेशन एरा। रीजनलाइजेशन एरा इसलिए कहते हैं कि विभिन्न रीजन से इनका संपर्क स्थापित होना शुरू हुआ। विभिन्न रीजन का मतलब मेसोपोटामिया एक रीजन है, मिस्र एक रीजन है, इनसे संपर्क इनका स्थापित होना शुरू हुआ। मेच्योर स्टेज इसको कहते हैं इंटीग्रेशन एरा। चीजें इंटीग्रेट होना शुरू की गई। शुरुआत में चीजें थोड़ी बिखरी हुई थी, जो खोज थे, जो जानकारियां थी, लेकिन जब आपको जानकारियां ज्यादा मिलने लगती हैं, आपकी खोजें ज्यादा लिपिबद्ध होने लगती हैं, चीजों जहाँ लिपि की भी खोज की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर आप सोचिए, अगर पढ़ी जा सकती तो कितना अद्भुत होता, कितनी जानकारियां मिलती। लेकिन अभी भी बिल्कुल ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन फिर भी जो जानकारियां हैं वो भी बहुत ही अद्भुत है, रोमांचक है। और जो लेट हड़प्पन पीरियड की का जो पीरियड है उसको कहते हैं लोकलाइजेशन एरा। ये तीन जो टर्मिनोलॉजीज है, इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। इसको कहते हैं कि नवपाषाण काल के बाद का और ताम्र युग के बीच का दौर है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दौर है, नियोलिथिक एज के बाद शुरू होता है। और ये चाकोलिथिक, चाको का मतलब कॉपर, तांबा, क्योंकि तांबा एक डोमिनेंट वहां पे मेटल हुआ करता था। और इसी मेटल की बदौलत उन्होंने नई नई खोजें की। तो यहां देखिए जरा, जो पूरे हड़प्पा जो काल है उसको रीजनलाइजेशन एरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि अलग अलग रीजन में यह सभ्यता विकसित हुई। और इस काल का समय जो है नियोलिथिक पीरियड, यानी कि नवपाषाण काल से लेकर चाको के बाद का माना जाता है। और ये वो समय है जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। लेकिन सभ्यता अभी बहुत तेजी से फैली नहीं थी, वो अभी शुरुआती स्टेज में ही थी, चीजें अभी शुरू हो रही थी। छोटी छोटी बस्तियां, पहले तो इंसान घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन अब जब थोड़ा सा सभ्य हुआ तो छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया। यहीं पर प्री हड़प्पन स्टेज, पूर्व हड़प्पा काल की शुरुआत हो गई, यहीं से शुरुआत हुई। अब इसमें खास बातें क्या थी, अभी फैक्ट याद कर लीजिए और डिटेल में भी और आगे चर्चा करूंगा। ये एक बिगनिंग फेज था और ये था प्रोटो अर्बन फीचर्स। प्रोटो अर्बन फीचर्स का मतलब शहर के थोड़े थोड़े लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे फोर्टिफिकेशन, यानी कि दुर्ग बनाने के, किले बनाने के आप बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे। बीड मेकिंग, मनके बनाने के बहुत सारी आपको प्रमाण मिलते हैं। मेटल क्राफ्टिंग की जानकारियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े सिटीज नहीं मिलते हैं अर्ली फेज में। ये मिलते हैं आपको मेच्योर फेज में। और जाहिर सी बात है कि अर्ली फेज में कैसे बड़े बड़े सिटीज बन जाएंगे? बड़े बड़ी सिटी बनने के लिए, बड़े बड़े नगर बनने के लिए तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जानकारियां चाहिए, कौशल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए। वो धीरे धीरे 1,000 साल बाद हुआ। वो लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। 1,000 साल लग गए, बताइए। तो मानव सभ्यता का विकास ऐसे तुरंत नहीं हो गया, हजारों साल में ये मानव सभ्यता विकसित हुई है। और उसके बाद यहाँ ये इसके जो अर्ली हड़प्पन फेज के जो महत्वपूर्ण साइट हैं, बालाकोट, आमरी, कोट दिजी, गुमला, ये सब पाकिस्तान में स्थित हैं।
तो यहां पर मैं आपको समझना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी चीजें पढ़ाने के पहले मैं सोच चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को पहले मैं आपको बताऊं कि व्यापार और नगरों के निर्माण की शुरुआत कैसे हुई। कौन सी ऐसी शर्तें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे व्यापार होता है और नगर बनते हैं। यानी कि व्यापार और नगरों के निर्माण की सबसे पहली शर्त क्या है। तो आप देखिए, अगर हम किसी गांव में रहते हैं और गांव में पहले तो हमें लोगों के भोजन की जो जरूरतें हो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद एक समय ऐसा आता है, क्योंकि सिंधु घाटी के किनारे ये सभ्यता विकसित होती है, तो जब हमारा हमारा भोजन हमारी भोजन की जरूरतें पूरी होंगी, आप वो हजारों साल पहले का समय सोचिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे जहां हम मिलके रहने लगेंगे। हम महसूस करेंगे कि एक साथ मिलके रहने से बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, हमारे सुरक्षा बेहतर होता है, मनुष्य का सामाजिकरण होता है, और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो रूरल बेस बनाकर लोग रहने लगे। उसके बाद कुछ समय बाद एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा, मतलब जो कृषि में का उत्पादन है वो जरूरत से ज्यादा होने लगा। मतलब हम अपनी जरूरतों से पूरा तो कर रहे हैं, हम हमारे पास इतना उत्पादन हो रहा है कि हम दूसरों की जरूरत को पूरा करें। ये सबसे पहली शर्त है व्यापार की। सबसे बड़ी व्यापार की पहली शर्त क्या है कि जो हम करें, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सरप्लस होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। और जब ज्यादा होगा तभी हम उसका ट्रेड कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सरप्लस होना चाहिए, और इसी एग्रीकल्चर सरप्लस के बाद हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, हम दूसरों को देना शुरू करते हैं। और उस देने के बदले हम उससे, चूंकि उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसके बदले में कुछ दूसरी चीजें ले सकते हैं। और जब ट्रेड करने शुरू किया हमने, जब हमने व्यापार करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास धन आया, हमारे पास रिसोर्सेज और बेहतर हुए, हमारे पास संसाधन बेहतर हुए। तो फिर हमने क्या किया, उस संसाधनों की मदद से अपने जीवन स्तर को बेहतर किया, अपने आवास को बेहतर किया, अपने गांव के संसाधनों को बेहतर किया, और यहां से निर्माण हुआ अर्बन का, शहर का। तो आप देखिए, ट्रेड और अर्बन, इसके लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है, एग्रीकल्चर सरप्लस। और उससे भी पहली जरूरी शर्त है रूरल बेस का होना। तो पहले गांव में, ग्रामीण इलाकों में एक अच्छी बस्तियां और लोगों में स्थायित्व के साथ लोगों में रहने की शुरुआत हुई। उसके बाद लोगों ने एग्रीकल्चर सरप्लस, जरूरत से ज्यादा कृषि उपज वहां पैदा हुए, और इसके बाद ट्रेड और अर्बन की शुरुआत हुई, ट्रेड और अर्बन की शुरुआत हुई। अब देखिए, व्यापार के लिए जरूरी क्या है कि गांव में कोई उत्पादन केंद्र हो। जब गांव में कोई उत्पादन केंद्र होगा तभी तो वहां के जरिए हम बड़ी मात्रा में जो कृषि उपज है, न केवल अपने लिए पैदा करेंगे बल्कि दूसरों की जरूरत को पूरा पूरा कर सकते हैं। मतलब आपके यहाँ उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा हो कि आप उस सरप्लस वाली स्टेज में आ जाते हैं, और इसी एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से आप उसे व्यापार के जरिए अन्य जगहों पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दूसरे क्रियाकलाप उसके बाद शुरू हो जाते हैं। दूसरे क्रियाकलाप शुरू तभी हो पाएंगे जब आपकी भोजन की जरूरतें पूरी हों। ये तो पहली महत्वपूर्ण बात हुई एग्रीकल्चर सरप्लस की। उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि जो भी उत्पाद हो उनका गुणवत्ता जो स्तर है वो बड़े ऊंचे दर्जे का हो। अब देखिए, सिर्फ कृषि उत्पादों का ही व्यापार नहीं हुआ, बल्कि पूरी व्यापार की वहां परंपरा स्टार्ट हो गई। मेसोपोटामिया और मिस्र जाकर चीजें बिकनी शुरू हो गई। कोई भी चीजें बिकती कब है, जैसे मान लीजिए आप कोई उत्पादन करते हैं, मान लीजिए आप मेटल की मूर्तियां बनाते हैं, मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं, और वो मूर्ति इतनी अच्छी है कि आप तो बढ़िया कहते ही हैं, अगर औसत दर्जे का उत्पाद होगा तो आप खुद ही नहीं खरीदेंगे, आपके लोकल मार्केट में ही चीजें नहीं बिकेंगी। जब उसका उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि लोग देखते हुए कहें अरे वाह, क्या अद्भुत उत्पाद है, तो वाह वाह वाला जो फैक्टर है, जो वाव फैक्टर है, तभी आप चीजों का ट्रेड कर पाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर पाते हैं, ग्लोबल मार्केट में बेच पाते हैं। मतलब हड़प्पा से गए और मेसोपोटामिया बेच के आए, हड़प्पा से गए, मोहनजोदड़ो से गए, या मेहरगढ़ से गए और आप मिस्र बेच के आए। यह तभी होगा जब आपका जो उत्पादन है
वो गुणवत्तापूर्ण हो, बड़े ऊंचे दर्ज का हो, और फिर विशेषज्ञता हो। ये जो स्पेशलाइजेशन वाला फैक्टर है, इसको याद रखना है आपको। यानी कि उस समय विशेषज्ञता का स्तर पैदा हो गया था लोगों में, विशेषज्ञ थे लोग अपने उत्पादन को लेकर। और उस समय का व्यापार दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोगों को विभिन्न उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल थी। ठीक है। और देखिए, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रेड को इनेबल करती हैं, आपके व्यापार को बढ़ाती हैं। आपके पास ट्रेड नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप मेसोपोटामिया में माल भेज रहे हैं तो उसके लिए कुछ संपर्क होना जरूरी है ना, बिना संपर्क के तो आप माल भेज नहीं जाएंगे। और वो संपर्क यानी कि बिजनेस हाउसेज उसमें बने हुए थे, व्यापारिक केंद्र बने थे मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी की सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, धौलावीरा में, इन जगहों पर व्यापार नेटवर्क थे जो आज हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में। ट्रेड नेटवर्क बने हुए थे। तो व्यापार आगे बढ़ाने के लिए जो दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? ट्रेड नेटवर्क का होना। उसके बाद अगला क्या महत्वपूर्ण है? उस समय गाड़ियां तो थी नहीं बड़ी बड़ी जो आज की आधुनिक गाड़ियां हैं, आज के जो हवाई यातायात नहीं थे, लेकिन जो थल यातायात थे उसमें क्या था? ट्रांसपोर्ट क्या था? या तो आप एनिमल के जरिए भेज सकते हैं, एनिमल पे सामान रख लिख के भेज दीजिए, या आपके पास कोई कार्ट है, बुलक कार्ट पे भेज दीजिए, या नाव के रास्ते, बोट के रास्ते आप मेसोपोटामिया अपना सामान भेज दीजिए। इसके अलावा तीसरा क्या इनेबलर है जो कि व्यापार को बढ़ाता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप सामान का माप और तौल नहीं कर सकेंगे, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, जो माल की डिलीवरी है, जो हम एप्स के जरिए, मोबाइल एप्स के जरिए चीजें मॉनिटर करते हैं, वो सब वो मापते थे अपने अपने तरीकों से। आप सोचिए कि कितना अद्भुत दौर रहा होगा। यानी कि उस समय द्रव्यमान नापने की इकाइयां थी, लंबाई नापने की इकाइयां थी, और आज हम मोबाइल एप्स के जरिए वो जो हम माल की डिलीवरी मिंत्रा अमेजन के जरिए मॉनिटर पता लगा लेते हैं, वो लोग मॉनिटर करते थे। वो था उनका कोई उनका सिस्टम। इसके अलावा स्क्रिप्ट थी वहां पे जिसने ट्रेड को इनेबल किया। अब स्क्रिप्ट का क्या फायदा होगा? मान लीजिए आपने कोई व्यापार किया तो उसका लेखा जोखा होगा ना। मान लीजिए मैंने मेसोपोटामिया में किसी मित्र के यहाँ कुछ सामान भेजा, कुछ चीजें निर्यात किया, तो उसका लेखा जोखा होगा, करना होगा। और लेखा जोखा करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? स्क्रिप्ट होनी चाहिए। यानी कि स्क्रिप्ट का विकास हुआ और जिससे व्यापार का हिसाब या लेखा जोखा किया जा सकता है। इसके अलावा क्या हो गया? वहां पर सील्स की उपस्थिति थी, मुहरों की उपस्थिति थी। मुहर क्या मतलब? सील क्या? एक तरह के लोगो। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लोगो है, यूपीएससी का एक लोगो है, बायजूस का एक लोगो है। ठीक है। तो लोगो लोगो होना जरूरी है। अगर मैं कोई सामान निर्यात करता हूं तो मेरा एक लोगो है। तो सील लोगो एक हिस्सा हुआ। सील के बड़े उपयोग थे, अभी मैं आगे बता रहा हूं। यानी कि सील भी जो था आपके बिजनेस हाउस की उपस्थिति को बताता है। इसके अलावा क्या है? ये जो चार ही चीजें जब एग्रीकल्चर सरप्लस के साथ जुड़ जाती हैं तो बनते हैं आपके अर्बन सेंटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एकदम अच्छी तरीके से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि व्यापार ट्रेड इनेबलर्स क्या होते हैं, जो चीजें व्यापार को बढ़ाते हैं। ट्रेड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, मेजरमेंट। इसके अलावा स्क्रिप्ट, सील्स, ये सारी चीजें जब एग्रीकल्चर सरप्लस से जुड़ती हैं तो बनते हैं अर्बन सेंटर्स, जो आज अर्बन सेंटर्स के लिए एक बड़ा आधार है, बड़ा इंसाइट है, बड़ा विजन है। और यही क्वेश्चन आ रहा है आपकी परीक्षा में। पूर्व हड़प्पा काल को या रिजलाइजेशन एरा में ही इन विशेषज्ञता की शुरुआत होगी। अब ये आपको याद क्या करना है, मैं आप यहाँ यहाँ क्या कहना चाहता हूं आपसे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अर्ली हड़प्पन स्टेज में ही इन विशेषज्ञता की शुरुआत होगी। किन विशेषज्ञता की? कि आपने ऐसा पॉटरी बनाया, ऐसा मूर्ति बनाया, या कुछ ऐसा क्राफ्ट बनाया जिसको देखकर लोग वाह वाह कहने लगे। मेसोपोटामिया गया तो लोग कहे वाह वाह इतना बढ़िया। कहां से आया? तो मेलुहा से आया। मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी के इलाकों को
वो लोग मेलुहा कहते थे। ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये सब नाम तो हमने आपने दिए हैं यहाँ, मतलब यहाँ लोगों ने दिए हैं। उसमें मेलुहा वर्ड वो लोग यूज करते थे सिंधु घाटी के लिए, ये मेसोपोटामिया के लोग। तो कहते अरे मेलुहा से ये तांबे का बर्तन आया है, ये क्राफ्ट, ये डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है, ये मेलुहा से आई है। यानी ये कैसे हुआ? ये विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की वजह से हुआ। स्पेशलाइजेशन जो वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। इसकी शुरुआत हुई रिजलाइजेशन एरा में, जो पहला स्टेज है पूर्व हड़प्पा काल में। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि वस्तुओं के निर्माण की विशेषज्ञता की शुरुआत कब हुई? पूर्व हड़प्पा काल में, चोर हड़प्पन पेज, या उत्तरवर्ती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप टिक करके आइएगा पूर्व हड़प्पा काल, या रीजनलाइजेशन एरा। इसी को रीजनलाइजेशन एरा कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर किन चीजों के निर्माण की विशेषज्ञता हुई? देखिए ना, कितना प्यारा, कितना अच्छा कंसेप्ट है। बर्तन बनाने की विशेषज्ञता। ऐसे छोटा मोटा कोई औसत दर्जे का बर्तन नहीं, इतना बढ़िया बर्तन, उस पर बाहर टेराकोटा से उस पर कढ़ाई की गई। टेराकोटा की बर्तन, टेराकोटा मतलब अगर हम मिट्टी को जला दीजिए तो टेराकोटा उसको कहते हैं। किले बनाने की शुरुआत हुई, बंदरगाह निर्माण की शुरुआत हुई, वाह। विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन और आधिक्य, जो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आज कहते हैं। मैं मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है। अब उस समय के लिए तो यही है बायोटेक्नोलॉजी, उस समय की बायोटेक्नोलॉजी थी जब कुछ नहीं था, और उस समय लोग इतना कुछ करते थे। तो मैं तो कहूंगा कि वो तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े इंजीनियर्स थे, बहुत बड़े जैव वैज्ञानिक थे। तो किन चीजों के विशेषज्ञता की निर्माण हुई, ये याद रखिएगा। बर्तन बनाने, किले बनाने, बंदरगाह बनाने, और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन। ये हुआ 5,000 साल पहले है, हजारों साल पहले इन चीजों की शुरुआत हुई, और ये चीजें विशेषज्ञता के स्तर पर हुई। ये तो फर्स्ट हुआ, ये पहली बात हुई, पूर्व हड़प्पा काल की बात हुई, रीजनलाइजेशन एरा की बात हुई। अब मेच्योर हड़प्पन स्टेज में आप क्या देखते हैं? ये दोनों का अंतर आप, ये दोनों कंसेप्ट का अंतर आप देखिएगा। रीजनलाइजेशन एरा में विशेषज्ञता की शुरुआत हुई, और मेच्योर हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ? शहरों का निर्माण। जब इतनी सारी चीजें हो गई, तो आपने अर्बन सेंटर्स का निर्माण करना शुरू किए। मिट्टी के जो बर्तन शुरू शुरू में थोड़ा सा सामान्य बनते थे, अब बड़े औसत दर्जे के पहले बर्तन थे, वो बड़े बहुत खूबसूरत बर्तन बनने लगे। ट्रेड नेटवर्क्स बनने लगे। देखिए, ट्रेड नेटवर्क पहले स्टेज में नहीं था। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अभी आप नोट कर लीजिए कि ट्रेड नेटवर्क की शुरुआत कब हुई? पूर्व हड़प्पा काल, मेच्योर हड़प्पन स्टेज, और तीसरा उत्तरवर्ती या पोस्ट हड़प्पन स्टेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मेच्योर हड़प्पन स्टेज। ट्रेड नेटवर्क की शुरुआत हुई। ट्रेड की शुरुआत तो पहले हो गई, लेकिन नेटवर्क बाद में बना हुआ, बाद में बना। सील्स बनने लगे, मुहरों की शुरुआत हुई, मूर्ति कला, स्कल्पचर्स की शुरुआत हुई, संवाद के लिए भाषाएं और लिपि, इनकी शुरुआत हो गई। कब हुई? ये सारे फैक्ट आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो रटने वाले तथ्य हैं वो कम आते हैं, आते हैं पर कम आते हैं। और जो भाषाएं और लिपियों की शुरुआत ये कब हुई? ये भी मेच्योर्ड हड़प्पन स्टेज में हुई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बेसिक कंसेप्ट था, जो मुझे लगा कि ये जो तीन चार जो कंसेप्ट है जिनको बता दूं, ताकि आप अपनी परीक्षा में इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, इसको देखते हैं। तो शुरुआत हुई मेहरगढ़ से। ये देख रहे हैं मेहरगढ़ का इलाका, ये मेहरगढ़ आज बलूचिस्तान में स्थित है, मतलब ये पाकिस्तान का जो इलाका है। और मेहरगढ़ का समय माना जाता है लगभग 7,000 से 5500 ईसा पूर्व में माना जाता है। और इसी समय एक और साइट भारत में खोजी गई, भिरडाना, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और इन दोनों का समय है नियोलिथिक एज। अब ये देखिए, इसमें कई कितने फैक्ट हैं आपको। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, भिरडाना जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ये जो दोनों इलाके हैं, ये जो है पूर्व हड़प्पा काल के साइट हैं। और इनका है समय नियोलिथिक पीरियड, यानी कि नौ हड़प्पा काल। ठीक है।
तो मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी ज्ञात बस्ती मानी जाती है और 7000 ईसा पूर्व की है, और इसकी शुरुआत पूर्व हड़प्पा काल में हुई। और ये एक कृषि प्रधान गांव था। मेहरगढ़ एक कृषि प्रधान गांव था। मेहरगढ़ का ये चित्र में, मानचित्र में ये देखिए, ये यहाँ ये मेहरगढ़ है, ये मोहनजोदड़ो है, ये सब पाकिस्तान में चले गए हैं। ये लोथल का इलाका है। ये जो कच्छ का जो इलाका है ना, यहाँ पर भी सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ज्यादा पनपी, बहुत विकास हुआ था। ये जो त्रिभुजाकार इलाका है ना, ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका, ये पूरा। ये मेहरगढ़ की जो बस्ती जो मिली है, ये देख रहे हैं कितना अद्भुत सा ये जगह है। तो आप देखिए, ये जो है ये गेट है, और जहां से शहर में लोगों का आना जाना शुरू होता था। तो इसकी स्केचिंग मुझे एक जगह से मिली, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है मेहरगढ़ की बस्ती। कितना प्यारा और कितना अद्भुत इलाका रहा होगा। तो देखिए, ये सिर्फ इमोशनल होने की चीज नहीं है। आपके क्वेश्चन भी यही से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज के वैश्विक दौर में कैसे शांति, आज पूरी दुनिया ग्लोबल पीस की बात कर रही है। और खासकर भारत जो है, अभी आपने देखा कि टर्की ने भारत को कितना क्रिटिसाइज किया कश्मीर जैसे मुद्दे पर। लेकिन भारत ने टर्की में जो भूकंप आया, सबसे पहले भारत ने इनिशिएटिव लिया। और अब लगभग अभी आज की तारीख तक लगभग भारत ने 7 अपने बेड़े भेज दिए थे, 7 जहाज जाकर वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के जवान, हमारे डॉक्टर्स वहां लोग काम कर रहे हैं। लगभग लगभग 250 से 300 का जत्था अभी पहुंचा जा चुका है, और आगे भी जाएगा। तो ये जो जो पीस का जो कंसेप्ट है, ये भारत की धरती से, सिंधु घाटी की धरती से, हिंदुस्तान की धरती से शुरुआत हुई। और आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया में शांति का एक ऐसा जो नेतृत्व प्रदान करेगा, जो भारत, वो शांति के आधार पे होगा, डोमिनेंस के आधार पे नहीं होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमारे इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो क्वेश्चंस की नींव है, बस यहीं से शुरुआत होगी, सिंधु घाटी की सभ्यता से। अभी आईआर वाले क्वेश्चन नहीं जोड़ के आए हैं, पर आने वाले समय में आएंगे। तो आप इनको लिखिए और मुझे लिख के दिखाइए। आइए उन नदियों के किनारे, उन नदियों की बात कर रहे हैं। हम नदियों पे भी सवाल जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारे रिसोर्स हैं। आपको इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, बहुत सारी किताबें हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया है, हर जगह दिया हुआ है। तो मेरा उद्देश्य इस क्लास का ये है कि मैं आपको एटलीस्ट कंसेप्ट आपको बता सकूं, कि जो आज कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, प्रीलिम्स में, कंसेप्ट को समझिए। तथ्य आपको हर जगह मिल जाएंगे। किन नदियों के किनारे इन सभ्यता का विकास हुआ? घग्गर हाकरा नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, और खास तौर पर परिपक्व हड़प्पा काल, जो मेच्योर्ड हड़प्पन फेज है, इस सभ्यता का विकास घग्गर हाकरा नदी के किनारे हुआ। ये जो घग्गर हाकरा नदी है, भारत और पाकिस्तान में रेनी सीजन में चलने वाली नदी है, घग्गर हाकरा नदी। और ये सारे जो इलाके हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के इलाके हैं। मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, धौलावीरा, चन्हू दड़ो, कोट दीजी, और ये नदी के जो इलाके हैं, सुदकान, इंडोर, इनको जरा देख लीजिएगा। तो घग्गर हाकरा नदी की बात हो रही थी। जो घग्गर हाकरा नदी है, ये हरियाणा के ओटू बैराज से पहले घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, और बाद में इसको हाकरा नदी के नाम से जानते हैं। इसके दो नाम है, घग्गर ओटू बैराज के पहले मानते हैं, और उसके बाद हाकरा, एक ही नदी है। और जो भारतीय इतिहासकार हैं, इसको महान सरस्वती नदी का बचा हुआ रूप मानते हैं। और ये जो घग्गर नदी है, मानसून की बारिश के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है। और राजस्थान में ये एक बड़ी नदी घग्गर घग्गर का रूप धारण कर लेती हैं। इन नदियों के कुछ नाम पाकिस्तान में कुछ अलग अलग नाम हैं, उनको जरा देखिएगा। पाकिस्तान में इनको हाकरा, वाहिद, नारा, ये 3 नाम से पुकारते हैं। वही सेम रिवर है, लेकिन ये नदियां सूख चुकी हैं। और इनका जो रास्ता है, राजस्थान से लेकर कराची और पूर्व कच्छ की खाड़ी में देखा जा सकता है। दिसंबर 2014 में भीड़ाना, जो हरियाणा का जो इलाका है, उसको उसकी खोज की गई, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सब अभी तक का खोजा गया सबसे प्राचीन, सबसे पुराना नगर माना जाता है। फतेहाबाद जिले में है भीड़ाना।
और इसका जो समय है, इसका समय माना जाता है 7570 ईसा पूर्व। लगभग 7500 साल से भी ज्यादा इलाका है। 7500 साल से पुराना का शहर, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का पनपी। तो अभी तो शुरुआत यही मानी जाती है कि मेहरगढ़, जो 2014 के बाद माना जा रहा है कि मेहरगढ़ और भीरडाना, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई। आगे जब हमें लिपि की जानकारी मिले और भी जब खोज मिले तो शायद हमें कुछ और चीजें पता मिले, तो समय से चीजें और लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारी आपके लिए है। भीडाना में भी एक और जो कांस की जो नर्तकी की जो नकल है, वो यहां से भी प्राप्त हुई है। और नवपाषाण युग में भीडाना एक छोटा सा गांव था। बाद में यहाँ पे नगर व्यवस्था आई और कांस्य युग के आते आते ये बहुत महान समृद्ध नगर बन गया। जैसे राखीगढ़ी थे, मोहनजोदड़ो था, सुमेर था, उन जैसे महान नगरों की श्रेणी में आ गया ये जो भीडाना का इलाका जो है। तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कहां से कहां तक का है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में है और ये त्रिभुजाकार स्वरूप में था। मोहनजोदड़ो का ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो इलाका है। उत्तर में मांडा यानी कि जो कि जम्मू कश्मीर का इलाका है। साउथ में यह दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और पश्चिम में सुतका गेंडोरिया जो कि पाकिस्तान में है। ये इसका विस्तार था। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम में कैसा। भारत में ये जो सभ्यता थी सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों तक ये फैली हुई थी। ये हमने चित्र में यहाँ पे दिखाया हुआ है। यानी कि ये जो सभ्यता थी उस समय की मेसोपोटामिया और मिस्र, उन दोनों के इलाकों को मिला दिया जाए तो उसके योग से भी बड़ी विस्तृत सभ्यता थी। यानी कि ये जो सभ्यता थी आधुनिक पाकिस्तान से भी बड़ी है। और इतनी बड़ी सभ्यता दुनिया में, इतने बड़े विस्तार की सभ्यता दुनिया में कहीं नहीं थी। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और इसी सभ्यता में सबसे पहली बार नगरों का उदय हुआ, इसीलिए इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। यहां पहली बार कांस्य मेटल, ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता या चाकोलिथिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अभी तक 1500 सेंटर्स अभी तक इसके खोजे जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 925 भारत में है। और इसकी लगभग 80% जो साइट्स हैं, स्थल हैं, वो सिंधु नदी की सहायक नदियों के ही आसपास हैं। लेकिन सिर्फ 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के भूगोल, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो पुरातत्वविद है उस ये चूंकि घग्गर हाकरा नदी के किनारे 500 से ज्यादा स्थल मिले हैं, इसलिए अधिकांश पुरातत्व दो नदियों पर आधारित इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और कुछ पुरातत्वविद इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से देना पसंद करते हैं, क्योंकि हड़प्पा में पहली बस्ती की खोज की गई थी। तो ये तो नामनक्लेचर है। और ये जो मानचित्र है मैंने पहले भी दिखाया था, इसको जरा समझ लीजिएगा। कुछ तथ्यों में बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आकार और स्थान पर। जो तथ्य हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। इस सभ्यता में लगभग 1056 नगर और बस्तियां मिली हैं, जिनमें से 96 की खुदाई की जा चुकी है। यह सभ्यता पूर्व में घग्गर हाकरा नदी से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट तक, उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैली हुई थी। अधिकतर बस्तियां सिंधु और घग्गर हाकरा नदियों और उनकी सहायक नदियों के विस्तृत क्षेत्र में ही फैली हुई हैं। जो प्रमुख शहरी केंद्र थे वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, गनवेरीवाला और राखीगढ़ी। अब चलिए एक एक करके जो विभिन्न स्थल है उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख है उनमें पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसको देखते हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और यहाँ श्री दयाराम साहनी द्वारा 1921 में उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है।
अब ये सब सारी जानकारियां आपको हर जगह मिल जाती हैं, हर किताब में दिया हुआ है। जो मैं अब आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, यहां बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं, बड़े बड़े अन्नागार। आप देखिए चित्र में कितने बड़े बड़े अन्नागार, जो वहां पे दुर्ग में लेते हैं ना, दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये वहां का स्ट्रक्चर है। आप देखिए कितने बड़े बड़े ग्रेनरीज मिले हैं। तो ये कब होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट ये है, बड़े बड़े अन्नागार में आप अन्न कब लिखेंगे? पहला तो एग्रीकल्चर सरप्लस, जो कि आगे चल के वो ट्रेड को जन्म देता है। और दूसरा आपके पास, आप चीजों का भंडार कब करते हैं, आप चीजों को तिजोरी में कब बांध के रखते हैं? जब आपके पास कोई बड़ी अद्भुत बहुत अच्छी चीज हो, यानी कि फसल, जो वहां के फसल थे उनमें विविधता थी, उनमें गुणवत्ता थी। तो इसलिए ये ग्रीनरी का कंसेप्ट था। विशाल अन्नागार मिले हुए हैं, और यहाँ पे छह छह की दो पंक्तियों में कुल 12 कक्ष निर्मित पाए गए हैं हड़प्पा में। जो ग्रेनरीज थे एक तरह के स्टोर हाउस थे, जो कि चूहे या दूसरे जो जीव हैं वो उनको नुकसान न पहुंचा सके, वहां कीड़े मकोड़े उनको नुकसान न पहुंचा जा सके। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही ये ग्रेनरी बड़ी संख्या में पाए गए हैं, और इन ग्रेनरी की मदद से वाइटल ग्रेन्स, जो महत्वपूर्ण फसल थे, उनकी सुरक्षा, उनका भंडारण किया जाता था। और इस ग्रेनरी का जो दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये थे उस समय के, आज के 6000 साल पहले के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, जो ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। यानी कि उस समय के जो अन्नागार थे आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह के थे, यानी कि जो जरूरतमंद होंगे उनको कम पैसे में और कभी कभी मुफ्त, जैसे इस समय कोविड का दौर आया तो आपने देखा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त अनाज दिया था। तो उस समय भी आपदाएं आती थी, और आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ, वो एक बड़ी आपदा। लोग मानते हैं कि वहां पे इतना बाढ़ आ गई कि वो सभ्यता खत्म हो गई। तो ये उस समय के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे। वाह क्या बात है! आज के 6000 साल पहले भारत की धरती पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का विकास हो गया था। ये था आपके देश में, आपकी धरती पर एक्सीलेंट पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सीलेंट मैनेजमेंट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण। तो इस पर भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। पहले प्रथम प्रश्न में ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट यूपीएससी में हो रहे हैं कि आधुनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इंसाइट हमें इतिहास में कहां से मिलते हैं, उस बारे में चर्चा कीजिए। तो ये चर्चा करिए, अपनी लिखिए और मुझे दिखाइए। ये भी क्वेश्चन बनता है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो इसके बारे में जो कुछ तथ्य है उस पर आइए फटाफट बात कर लेते हैं। हड़प्पा में जो अन्न भंडार थे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते थे, और ये जो तकनीक थी अन्न भंडारण की, वो जो रोम था, जो रोम की सभ्यता थी, उसमें देखा गया। वो भी कब? 3000 साल बाद। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 2800 साल बाद रोम में पाया गया। बताइए कितना महत्वपूर्ण सभ्यता ये रही है। दूसरा फैक्ट क्या है, हड़प्पा में 2 कतारों में 6 अन्न भंडार मिले हैं। इसे बाढ़ से बचाने के लिए एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। अन्न भंडार लगभग 45 मीटर लंबा और लगभग 15 मीटर चौड़ा था, और इन्हीं स्थलों में सिटाडेल यानी कि दुर्ग, नहाने के चबूतरे और कब्रिस्तान भी थे। तो आप देखिए कि अन्न भंडार में ये सारी भी चीजें हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अब नहाने के चबूतरे का मतलब क्या हो गया? आप देखिए जो रिचुअल बात होता है ना, मौनी अमावस्या हो गई, छठ पूजा हो गई, आप देखते हैं कि लोग वहां रिचुअल बात करते हैं। स्नान का एक अलग ही महत्व है भारतीय सभ्यता में। तो ये जो रिचुअल बात थे, ये अन्नागार के पास जो सिटाडेल बने हुए हैं, जो दुर्ग बने हुए हैं, वहां नहाने के चबूतरे बने हुए हैं, तो वहां लोग रिचुअल बात लिया करते थे। इसमें भी कंसेप्चुअल फैक्ट बनते हैं आपकी परीक्षा में। हड़प्पा में दुर्ग प्रमुख अवशेष के रूप में पाया गया है, और हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार प्राप्त हुए हैं, जो कि ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में बने हुए हैं। और इन दुर्ग कोठारों में हर की लंबाई लगभग 15 से 23 मीटर और चौड़ाई 6 से 9 मीटर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ दाने प्राप्त हुए। 2 फसलों, जो 2 फसलों की बात की जाती है, तो गेहूं और जौ है, और ये फर्श की दरारों में पाए गए हैं।
तो वो जो गेहूं और जौ जो पाए गए हैं ना, उन्हीं की कार्बन डेटिंग करके हम पता लगाते हैं, वैज्ञानिक पता लगाते हैं, पुरातत्वविद, कि कितने हजार साल पुराना ये रहा होगा, ये सभ्यता रही होगी। इसके अलावा यहाँ 2 कमरों वाले बैरक में भी हड़प्पा अवशेष के रूप के प्राप्त हुए हैं। बैरक, और बैरक का मतलब क्या हुआ? पुरातत्वविद कहते हैं यहाँ शायद श्रमिक रहते होंगे। इसी हड़प्पा से पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है। ये आता है, कभी स्टेट के एग्जाम में आता है कि ये किस स्थल से मिला हुआ है, उसके लिए है। ये पीतल की इक्का गाड़ी है जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कौन सी जो 2 प्रमुख फसलें थी, वो थी गेहूं और जौ। इसके अलावा मटर, गर्मियों में चावल, बाजरा और उष्णकटिबंधीय फलियां उगाई जाती थी। और अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कपास। कपास हमारे डीएनए में है। ये था उस समय का मैनचेस्टर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था उस समय का मैनचेस्टर। कपास उगाया जाता था, आप सोचिए। और वहां से वस्त्रों का निर्यात हम मेसोपोटामिया करते थे। तो हम वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। आप सोचिए कि उस समय का ट्रेड नेटवर्क कितना स्ट्रांग रहा होगा, और हमारे वस्त्रों का उत्पादन और विशेषज्ञता दोनों कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। और हड़प्पा काल में ये सब सारी चीजें हुई, कपास का उत्पादन। ये चीजें मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त अन्य अवशेष क्या हैं जो आपकी पेपर्स में आते हैं? लाल कोटा पत्थर की नग्न पुरुष की प्रतिमा और कोटा पत्थर से बनी नृत्य की मुद्रा में पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। समूची हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें यहां से प्राप्त हुई हैं। अभिलेख युक्त मतलब इनक्रिप्टेड, उस पर लिपि में कुछ लिखा गया है। सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त की गई? हड़प्पा से प्राप्त की गई, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा पाषाण नर्तक, श्रमिक आवास, काले पत्थर का शिवलिंग, 1.5 फीट का पैमाना, मेजरमेंट। मैंने बताया कि मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड को बिल्ड करने में, ट्रेड का एक इनेबलर है। स्वास्तिक का चिन्ह, तांबे का वृषभ, धोती पहने और साल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति, ये सारी चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भट्टों के अवशेष, संख का बना बैल, सर्कुलर चबूतरा और एक कब्रिस्तान, ये सब हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। शिव के नटराज को इंगित करती हुई पुरुष की नग्न प्रतिमा और भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा, मादा जन्नांग का प्रतीक, ये सारी चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अब ये जन्नांग वाला जो कंसेप्ट है, ये भी मैं आगे चर्चा करूंगा। ये खासकर वैदिक सभ्यता में चीजें स्टेब्लिश हुई। लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ मिले हैं। इसके अलावा पासा, ताम्र तुला और दर्पण पाए गए हैं। पासा, ताम्र तुला और दर्पण। पासे का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बड़े प्लेफुल नेचर के थे, ये खुशमिजाज थे लोग, ये मिल के रहते थे, घूमते फिरते थे, इंजॉय करते थे अपने जीवन को और समय को। आज के समय की तरह नहीं कि लोग पैसे की अंधे दौड़ में शामिल हो गए हैं। सफलता ही सब कुछ हो गई है लोगों के लिए। तो ये भी एक इंसाइट है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कि प्राचीन जो सैंधव घाटी की सभ्यता है हमें कैसे दृष्टि प्रदान करती है एक अच्छे जीवन के लिए। जो इसके बाद हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सैंधव का सबसे बड़ा स्थल है, मोहनजोदड़ो। और ये पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। इसका जो उत्खनन है राखलदार बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। यहां हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस विशाल स्नानागार के और यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ था। तो ये मैं अभी आगे आपको जब नगर व्यवस्था पर पढ़ाऊंगा उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये जो डिटेल अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, उसकी क्या खास बातें थी और कैसे ये हमारे आधुनिक समाज के लिए इंसाइट प्रदान करता है। ये मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण शहर है। आप देखिए इस शहर की संरचना देखिए। यहां से प्राप्त हुए प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाली पुजारी, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब ये दाढ़ी वाली जो पुजारी की जो मूर्ति है, ये एक बड़ी जानकारी हमें देती है। देखिए क्या जानकारी देती है। वहां के कला
मूर्ति कला, वस्त्र कला, और एक जो वहां जैसे कहते हैं ना स्टाइलिश, यंगस्टर्स क्या कहते हैं, स्टाइलिश होने की बात करते हैं ना, या हम जब सभी, या आप हमारे जो स्टूडेंट हो सभी यंग, तो यंग स्टेज में क्या करते हैं, स्टाइल, थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए। आप स्टाइल देखिए उस समय की, ये जो महाशय जो हैं, ये पुजारी महाशय जो हैं, इनकी जरा स्टाइल देखिए, इनकी दाढ़ी देखिए, एकदम ट्रिम की हुई दाढ़ी है। ये जो है इसका मतलब सेव मतलब दाढ़ी बनाने की तकनीक विकसित हो गई थी। ये कपड़ा देखिए कितना उन्नत किस्म का कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है, यानी कि वहां पे वस्त्र उद्योग बड़े उन्नत स्थिति में थे। और इस पे जो कढ़ाई है उसको देखिए, आज के 6,000 साल पहले की कढ़ाई ये है। तो ये जो मूर्ति है हमें बहुत सारी जानकारी देती है उस समय की कला और वस्त्र उद्योग की आधुनिक, कितना आधुनिक और कितनी उन्नत अवस्था में था। कांसे की मूर्ति कला ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए ये त्रिभंग जो मूर्ति है, त्रिभंग मतलब 3 जगहों पर ये जो ट्विस्ट है उसको मानते हैं, अगर थोड़ा सिर हिला हो, थोड़ा हाथ हो, थोड़ा कमर, ये 3, इसको त्रिभंग स्टाइल कहते हैं। लेकिन ये जो कांसे की जो मूर्ति कला है उस समय की सभ्यता कितनी विकसित थी उसको बताती है। क्या बताती है, एक तो ये धातु शोधन को बताती है, मेटलर्जी, जो मेटल है, एक तो मेटल का आविष्कार हुआ, मेटल का शोधन हुआ, मेटलर्जी की गई। इसके अलावा तकनीकी विकास, ऐसे तकनीकी विकास हुआ, ये बढ़िया सी मूर्ति विकसित कर ली गई। और जो तकनीकी विकास हुआ उसका नाम था लॉस्ट वैक्स टेक्निक, याद करिएगा। ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, कांसे की नर्तकी है, इनकी जो मूर्ति है, इसमें कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया गया, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। वैक्स लिया और उसमें अंदर से इसको प्रॉपर ठीक तरीके से, जिस स्टाइल को आप मूर्ति बनाना चाहते हो ये आकार दे दिया, अंदर इसमें मेटल मेटल को पिघला के भर दिया गया और बंद कर दिया गया। और जब ये एक समय के बाद ये मेटल पूरा तैयार हो जाता है, ये मूर्ति तैयार हो जाती है, तो ये फिर मेटल वैक्स को बाहर तोड़ के हटा दिया गया। और यही काम हम मिट्टी से भी करते हैं, मिट्टी के अंदर हम संरचना बना लें, उसमें हम मेटल डाल के फिर उसको छोड़ दें, और जब पक जाए, जब ठीक हो जाए, तो फिर जो बाहर जो मिट्टी है उसको तोड़ के हटा लें। ये लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी है। मोहनजोदड़ो से जो अन्य अवशेष हैं वो क्या है, सूती कपड़ा, पुजारी का सिर, मातृ देवी की मूर्ति, लिंग पत्थर, तांबे का ढेर, कुबड़ दाल, तांबे का बैल, पुरोहित आवास, कांसे से निर्मित भैंस एवं भेड़ का साक्ष्य, और ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियां। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 राजधानियां कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 राजधानियां कहा है। तो सबसे ज्यादा मुहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, और हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। जिन मुहरों पर इंक्रिप्शन किया गया है उन पर अभिलेख बनाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पे बात करते हैं। ये मुहरें क्या थी और इन मुहरों का कंसेप्ट क्या है और इससे जुड़ी हुई विशेषताएं क्या हैं। तो आज के जमाने में जो हम आधार कार्ड की बात करते हैं ना, ये आधार कार्ड था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, आधार कार्ड था। मुहरें एक तरह की लोगो भी थी। लोगो का मतलब बिजनेस हाउसेस को बताती हैं, बिजनेस हाउस की पहचान करती हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं इतिहास कहते हैं, कार कहते हैं, करेंसी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि उसका कोई बहुत प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये है मुहरें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी शिल्प कृतियों और कलाकृतियों का निर्माण किया गया था। और हड़प्पा स्थल से पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मुहरों की खोज की गई है। ये आप देख रहे हैं मुहरें ना, इस चित्र में मुहरें हमने दिखाया है। और आप देखिए कि इसमें लिपि, हर मुहर पे कुछ ना कुछ लिपि है। मतलब अगर भारत सरकार का है तो इस पे लिखा गया भारत सरकार, अगर यूपीएससी का लोगो है तो यहाँ पे यूपीएससी लिखा गया है। अब ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, डेसिफर करना उसको कहते हैं, इंग्लिश में डेसिफर नहीं हुई है।
अगर ये लिपि पढ़ी जा सकती तो आप सोचिए कि कितनी जानकारियां हमें मिलती। और बाकी सारी सभ्यताओं में लिपि की खोज की जा चुकी है। तो मोहरों का उद्देश्य क्या था? मोहरों का उद्देश्य था व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करना, ट्रेड और कॉमर्स को पूरा करना। ट्रेड और कॉमर्स ही किसी सभ्यता को आगे ले जाते हैं, किसी कंट्री को आगे ले जाते हैं, किसी समाज में समृद्धता लाते हैं। और ये मोहरें जो है व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ साथ ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी। और मैंने आपको पहले बताया कि एक तरह का पहचान पत्र या लोगो लोगो जो होता है, लोगो का भी काम करती थी ये मोहरें। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। सील्स पर क्या फैक्ट है? मुहर बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर मुहरें सेल खड़ी से ही बनी है। सेल खड़ी क्या होता है? एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है। कुछ मोहरें गोल्ड की बनी होती थी, कुछ हाथी दांत की बनी होती थी, और कुछ टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब मिट्टी को जला दिया गया और उसको पक्की मिट्टी बना दिया गया, वो टेराकोटा हो गया। अब गोल्ड की मोहरों का क्या मतलब? गोल्ड की मोहरों का मतलब, अगर आपने कहीं व्यापार किया और वो जो सामान आप बेच रहे हैं या भेज रहे हैं बड़ा मतलब बड़ा प्रीसियस सामान है, बड़ा ही बहुमूल्य सामान है, तो उसके लिए आप गोल्ड की मुहर भेजेंगे। गोल्ड की मुहर के जरिए वो व्यापार करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस समझिएगा आप। यानी कि सोने की जो मुहरें हैं अधिक महंगे या बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार को दर्शाती थी। अब हड़प्पाई मोहरों पे क्या लेख थे? हाँ जी हाँ, लेख थे। और ये जो लेख हैं इनको बोला जाता है खरोष्टी शैली। खरोष्टी शैली का मतलब दाएं से बाएं लिखा गया है। मोहरों पे कौन कौन से चित्र थे ये भी कभी कभी आता है अपनी परीक्षाओं में। सभी मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं और ये चित्र लिपि में लिखी गई हैं, लेकिन ये डेसिफर नहीं हुई हैं। इनको पढ़ा जाना बाकी है। कौन कौन से जानवर हैं? बाघ, हाथी, बैल, बायसन, बकरियां। ठीक है। कुछ मोहरों पर गणितीय चित्र भी हैं। और आप देखिए गणितीय चित्र जो मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप सोचिए कि उस समय अगर अलजेब्रा का इस्तेमाल लोग करते थे अपनी लिपि में, अपनी भाषा में, तो कितनी बड़ी बात है। तो गणितीय चित्र भी हैं उस समय मोहरों में। और ये जो मोहरें पाई गई हैं मध्य एशिया के उम्मा और उर शहर, ये मेसोपोटामिया के इलाके हैं। तो वहां मोहरें कब पाई जाएंगी? जब आप व्यापार करेंगे, आप जाएंगे वहां, अपना अपना पहचान लेंगे, या फिर आप कहीं कभी कहीं अगर करेंसी की तरह उसका इस्तेमाल करें तो चीजें वहां छोड़ के आएंगे। आप सोचिए कि आपके देश में अगर डॉलर है, यूरो आता है, इसका मतलब कि यूरोप से आपका व्यापार हो रहा है। डॉलर है यानी कि अमेरिका से व्यापार हो रहा है। अगर येन है तो जापान से व्यापार हो रहा है। तो हमारे यहाँ की अगर मुहर अगर मेसोपोटामिया में मिल रही है तो यानी कि वहां से व्यापार हो रहा है, वो व्यापार को इंडिकेट करती है। उसका प्रमाण है, उसका एक जीता जाता प्रमाण है। पश्चिम भारत में लोथल बंदरगाह पर बड़ी संख्या में मोहरें मिली है। एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील, हड़प्पा मुहर का जो सबसे सामान्य रूप है वो क्या है? सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड? बताइए। ज्यादातर जो जो सील हैं वो क्या है? स्क्वायर है, वर्गाकार है। अब देखिए पशुपति मुहर पे कुछ बातें करते हैं। ये पशुपति मुहर है और इस मुहर पे भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेट्स में। इसमें कौन कौन से जानवर इंडिकेट करते हैं ये आया है कई बार क्वेश्चन। तो आप देखिए पशुपति मुहर जो है, इसमें जानवर क्या है? एक गैंडा, मतलब रैनो, एक भैंस, एक हाथी, एक बाघ, और सिंहासन के नीचे दो हिरन। ठीक है। कुल 6 जानवर हैं जिसमें से 2 हिरन हैं। तो 5 तरह के जानवर हैं और नंबर ऑफ एनिमल 6 है। ये आया है आपकी परीक्षा में, स्टेट में ज्यादा आया है, यूपीएससी में भी बहुत बार आया है पशुपति मुहर। तो ये जो मुहर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण मुहर है। इसको पशुपति मुहर कहते हैं। और इस मुहर में एक योगी, शायद भगवान शिव की कल्पना की गई है, उनको दिखाया गया है जो कि पद्मासन की मुद्रा में है। और इनके सिर पर सींगों का एक जोड़ा है। तो इससे पता चलता है कि उस समय शिव की पूजा की जाती थी। और इनको जानवरों का भगवान, पशु का पति
लॉर्ड ऑफ एनिमल्स वो माना जाता था। आप सोचिए कि उस समय एनिमल्स कितने महत्वपूर्ण माने जाते थे। अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है आपके लिए, खिलौनों का शहर वहां पाया गया। जब पुरातत्वविद गए तो उनको खिलौने ही खिलौने मिलने लगे, खिलौने ही खिलौने मिलने लगे। तो लोग आज जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो तो अचंभे में पड़ गए, अरे इतने खिलौने क्या, मतलब इतने खिलौने कैसे आ गए। तो खिलौनों का कंसेप्ट जरा आप जरा अपनी तरीके से सोचिए कि पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौने कब ले जाते हैं, जब उनका मूड ठीक होता है, जब हंसते रहते हैं, और जब उनका जीवन बड़ा सुखद होता है, तो चाहते हैं तो चलो घर जाएं और बच्चों के लिए खिलौने लेके आए। बच्चे भी खुश होंगे तो वो फैमिली में खुशियां ही खुशियां हैं। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि उस समय के लोग शांति प्रिय थे, परिवार को महत्व देते थे, फैमिली को महत्व देते थे, किनशिप को महत्व देते थे, और बच्चों का बड़ा महत्व था। तो आपका जो फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है वो इससे कोरिलेट होता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे आधुनिक समाज में एक शांतिप्रिय समाज की ओर हमें प्रेरणा देती हैं। तो ये सारी चीजें उसका हिस्सा बनेंगी। खिलौनों का शहर था। आप देखिए कि छोटे छोटे खिलौने हैं, कुछ पीतल के हैं, कुछ विभिन्न तरह के धातुओं के हैं, मिट्टियों के हैं, टेराकोटा के हैं। और इन खिलौने पासे भी पाए गए। पासे का मतलब लोगों को जब भी मौका मिलता था लोग खेलते थे, पासे खेलते थे। सीटियां पाई गई, कंचे पाए गए। सिंधु घाटी के लोग खेलों में रुचि रखते थे, और वहां पे ये जो खिलौने और खेल मिले हैं वो इस चीज को दिखाते हैं। इसके अलावा एक छेद वाला क्यूबिकल डाइस का पता लगाया गया है। ये जो क्यूबिकल डाइस आप देखिए, मैंने दिखाया था, उसका पता लगाया गया है। इसके अलावा खिलौनों में मिट्टी की बैलगाड़ियों की आकृतियां, चरखा, कंचे, छोटे बर्तन, ये सब शामिल है।